हेलो बडीज। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे मेल्विन केल्विन के बारे में। मेल्विन केल्विन और उनके जो कोवर्कर्स थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को यूज किया बेनिफिशियल यूज के लिए, मतलब फायदे के लिए यूज किया। इन्होंने जे बाशम नाम के साइंटिस्ट के साथ मिलकर कार्बन 14 रेडियो आइसोटॉप का यूज किया और इसके द्वारा इन्होंने कार्बन एसिमिलेशन, जिसको आप नॉर्मली जानते हैं डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं, तो केल्विन साइकिल का जो पूरा पाथवे इन्होंने कार्बन 14 के द्वारा उसका पता लगाया और इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1961 में। वाट हेलो बडीज, आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट अगर लॉन्गर डिस्टेंस तक किया जाए वैस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब जाइलम के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है बेटा वाटर और मिनरल का, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और फ्लोएम के द्वारा जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। एक बात यहाँ पर और लिखी कि ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्ट है वो मल्टी डायरेक्शनल नेचर का होता है। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के तीन तरीके एनसीईआरटी के क्लास 11th में दिए गए। एक डिफ्यूजन दिया गया, इसको सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिया गया है। अब यहाँ पर डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है वो पैसिव होता है, मतलब यहाँ पर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई एटीपी खर्च नहीं होती है। मूवमेंट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन डिफ्यूजन प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट की बॉडी में जो गैसियस मूवमेंट होता है वो केवल और केवल डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। दिस इज द ओनली मेथड ऑफ गैसियस मूवमेंट विद इन प्लांट बॉडी। अब डिफ्यूजन का जो रेट है वो चार फैक्टर पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, प्रेशर पर, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर और टेम्परेचर पर, जिसको आप CPMT से याद कर लेंगे। हेलो बडीज, तो ये जो टेबल आपको दी गई है जिसमें कंपेयर किया गया है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फैसिलिटेटेड में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होती है। सेलेक्टिव नेचर अगर देखें तो फैसिलिटेटेड और एक्टिव दोनों में होता है, सेलेक्टिव नेचर नहीं है सिंपल डिफ्यूजन में। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन वहां होगा जहां मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी, यानी फैसिलिटेटेड और एक्टिव में, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट केवल एक्टिव में होगा, फैसिलिटेटेड में और सिंपल में नहीं होगा। और एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी केवल और केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हेलो बडी जी, यहाँ पर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो तीन चीजें और आपको ध्यान रखनी है, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। देखिए, यूनिपोर्ट में जो मूवमेंट का ट्रांसपोर्ट है मेम्ब्रेन के थ्रू, वो कैरियर प्रोटीन से होगा यहाँ पर और इंडिपेंडेंट होगा, यानी इसका मूवमेंट किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करेगा। एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट में मूवमेंट तभी होगा जब दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव करेंगे। अब अगर दो मॉलिक्यूल एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसे सिम्पोर्ट कहा जाएगा, और अगर दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसे एंटीपोर्ट का नाम दिया जाएगा। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, ये तीन मेथड आपको बताए गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में। देखिए, वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर का होता है वो 0 मान लिया गया है, और अगर हम वाटर के अंदर सल्यूट मॉलिक्यूल मिलाएं तो वाटर पोटेंशियल कम होता है, और जो कमी आती है उसी को सल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें प्योर वाटर के ऊपर या सोल्यूशन के ऊपर तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो सल्यूट पोटेंशियल होता है ये ऑलवेज निगेटिव होता है, लेकिन अगर हम प्रेशर पोटेंशियल की बात करें तो जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो यूजुअली पॉजिटिव, ज्यादातर पॉजिटिव होता है। और एक चीज और ध्यान रखनी, रिलेशन आपको ध्यान रखना है, जो साई डब्ल्यू है दिस इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर आपको साई एस और साई पी दिया जाए
तो आप उससे वाटर पोटेंशियल निकाल के हाई वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर का मूवमेंट करेंगे। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्बाइबिशन के बारे में। इम्बाइबिशन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, और अगर डिफ्यूजन है तो एनर्जी खर्च नहीं होगी। क्या होता है यहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है सॉलिड या कोलॉइड्स के द्वारा। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दो इसके बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है, सीड के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन और ड्राई वुड के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन। अब पुराने समय में चट्टानों को तोड़ने के लिए, बॉल्डर को तोड़ने के लिए स्वेलिंग ऑफ वुड के कॉन्सेप्ट को यूज करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो सीडलिंग अंकुर होते हैं वो इम्बाइबिशन के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी के द्वारा निकलते हैं। अब इम्बाइबिशन के लिए जरूरी कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए और साथ ही एफिनिटी होनी चाहिए एड्सॉर्बेंट और लिक्विड के बीच में। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर एफिनिटी नहीं होगी तो जो सीड या वुड है वो लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। हेलो बडीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने डिफ्यूजन के बारे में बात कर ली थी, अब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो सब्सटेंस लिपिड में सॉल्युबल होते हैं वो मेम्ब्रेन के द्वारा आसानी से मूव कर जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो स्पेशल प्रोटीन के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पर एटीपी एनर्जी खर्च नहीं होती है। यानी चाहे डिफ्यूजन की बात करो चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करो, दोनों में एनर्जी खर्च नहीं होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर जो प्रोटीन होती हैं, ये प्रोटीन कुछ चैनल का फॉर्मेशन करती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे पोरिन्स की बात करें तो पोरिन ऐसी प्रोटीन है जो लार्ज पोर बनाती हैं आउटर मेम्ब्रेन में, प्लास्टिड के आउटर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में और कुछ बैक्टीरिया में, जिसके द्वारा मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे वाटर चैनल की बात करें तो ये 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन से बना होता है। हेलो बड़ी, जिस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में। देखिए, वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है और इसको जीरो मान लिया गया। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो मान लिया गया। कहां पर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड नॉट अंडर एनी प्रेशर। वाटर पोटेंशियल को प्रेशर यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे कि पास्कल में, और इसको ग्रीक सिंबल साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? अब अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिए जाएं तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, और इसीलिए जितने भी सोल्यूशन है दुनिया में, चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, सबका वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम होता है। हेलो बडी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। सबसे पहले कुछ डेटा आपको याद करना है। जैसे वाटरमेलन की बात करें, तरबूज, तो तरबूज में जो सेल होती है बेटा उसमें 92% वाटर होता है। अगर हर्बेसियस प्लांट की बात करें, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, तो इन प्लांट में 85 to 90% पार्ट वाटर होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एक मैच्योर कॉर्न प्लांट के बारे में, यानी मक्के के पौधे की बात करें, तो मक्के का पौधा करीब 3 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता है एक दिन में। और अगर हम मस्टर्ड प्लांट यानी कि सरसों के पौधे की बात करें तो ये अपने वेट के बराबर वाटर एब्जॉर्ब करता है करीब 5 घंटे में। हेलो बडीज, आज यहाँ पर हम बात करेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में। देखिए, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जिसको जीरो मान लिया गया। अब अगर हम प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिसॉल्व करते हैं तो वाटर पोटेंशियल में कमी आती है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और वाटर पोटेंशियल में जो कमी आती है उसी को सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, और साई इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, और किसी भी सॉल्यूशन के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल एक्चुअली है क्या? वाटर पोटेंशियल में जो कमी आई है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की वजह से, उसी को सॉल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सॉल्यूशन के लिए वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। हेलो बड़ी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या है? दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और जो ऑस्मोसिस का रेट होता है और डायरेक्शन होती है, डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन दिखाई गई है,
और इसके द्वारा दो चैम्बर एक दूसरे से सेपरेटेड है। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि देखो, सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल, किस चैम्बर में लोअर वाटर पोटेंशियल है? तो लोअर वाटर पोटेंशियल वहां पर होगा जहां पर सॉल्यूट का मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। जितने ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल होंगे वाटर पोटेंशियल उतना कम होगा, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। फिर करें सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल ही वाटर पोटेंशियल होता है सोल्यूशन के लिए, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस, अगर ऑस्मोसिस हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ होती है यानी ए से बी की तरफ हो जाएगी। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। इसके लिए थिसल फनेल का यूज करते हैं और थिसल फनेल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर सुक्रोज सोल्यूशन को भरा गया है और बीकर के अंदर वाटर को यहाँ पर भरा गया है और साथ ही साथ यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन मिलेगी कहाँ से? अगर हम मुर्गी का अंडा ले लें, उस अंडे से यॉक और एल्ब्यूमिन को निकाल दें और उसके बाद उस अंडे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाइल्यूट सोल्यूशन में रख दें, तो कुछ घंटे के बाद एक्सेल डिसॉल्व हो जाएगा और हमें मेम्ब्रेन मिल जाएगी। उस मेम्ब्रेन को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अब देखिए, अगर हम ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को रोकता है और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है न्यूमेरिकली, लेकिन साइन अपोजिट होता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ये पॉजिटिव प्रेशर होता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल निगेटिव। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मोलिसिस के बारे में। देखिए, अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए, जैसे ए यहाँ पर दिखाया गया है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने पर जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। आइसोटोनिक में रखेंगे तो फ्लैसिड हो जाएगी और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो टर्जिड हो जाएगी। अब अगर कोई सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गई, उसमें से पानी बाहर निकल गया है, तो आपसे ये पूछा जाता है व्हाट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड श्रंकन प्रोटोप्लास्ट इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, तो इसका आंसर होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। आइसोटोनिक में सेल कैसी हो जाती है? फ्लैसिड हो जाती है। अब जो प्लाज्मोलिसिस है बेटा, ये यूजुअली रिवर्सिबल होता है। अगर कोई सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गए, उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें तो फिर से सेल टर्जिड हो जाती है। हेलो बड़ी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्गर प्रेशर के बारे में। टर्गर प्रेशर क्या है? अगर किसी सेल के अंदर पानी आता है और पानी आने से सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो एक प्रेशर बिल्ड करता है, एक प्रेशर लगाता है वॉल के ऊपर, इस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर। दूसरा एक प्रेशर और है, अगर सेल के अंदर पानी आए और पानी आने से जो सेल का प्रोटोप्लास्ट है वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाए तो उसे प्रेशर पोटेंशियल साई पी कहा जाता है। और ये जो टर्गर प्रेशर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल। सेल में जो एक्सटेंशन होता है, सेल का जो एनलार्जमेंट होता है वो टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और रूट सिस्टम के बीच में। अब जो फंगल कंपोनेंट यहाँ पर होता है उसका काम क्या होता है? जो फंगल कंपोनेंट होता है ये एब्जॉर्ब करता है मिनरल को, वाटर को और इन्हें प्रोवाइड करता है रूट को। और फंगस को बदले में क्या मिलता है? फंगस को बदले में जो रूट होती है वो शुगर प्रोवाइड करती है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोवाइड करती है। कुछ प्लांट में माइकोराइजा का ऑब्लिगेट एसोसिएशन पाया जाता है। जैसे पाइनस की बात करें तो पाइनस के सीड जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं बिना माइकोराइजा के, तो पाइनस में ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बड़ी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट प्रेशर के बारे में। देखिए, जाइलम के द्वारा जो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो रूट प्रेशर हो गया और दूसरा हो जाता है ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर की अगर बात करें तो रूट प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है जो स्मॉल हाइट तक प्लांट को में पानी को पुश कर सकता है। इसको डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करेंगे? देखिए, रूट प्रेशर को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जब नाइट के टाइम या अर्ली मॉर्निंग जब इवेपोरेशन कम होता है तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो ग्रास ब्लेड का टिप होता है वहां पर वाटर कलेक्ट हो जाता है और कई सारे हर्बेसियस प्लांट में भी ऐसा होता है। जो वाटर लॉस लिक्विड के फेज में हो रहा है उसी को गटेशन कहते हैं एंड गटेशन इज ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर। लेकिन जो रूट प्रेशर है ये बेटा बहुत कम मात्रा में पानी को कम हाइट तक ट्रांसपोर्ट करता है। ज्यादातर प्लांट अपनी पानी की जरूरत को ट्रांसपिरेशन पुल से पूरा करते हैं।
हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में। देखिए, जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है वो स्लोअर होता है और इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मदद भी करती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आपको मिलेगा सेल्स ऑफ हाइड्रा लीव्स में, जहां पर क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट को आप इजीली देख सकते हैं। अब प्लांट में ज्यादातर वाटर का फ्लो एपोप्लास्ट के थ्रू होता है क्योंकि कॉर्टिकल सेल लूजली पैक्ड हैं, पूछा जा चुका है। अब जो कॉर्टेक्स की सबसे इनरमोस्ट लेयर उसे एंडोडर्मिस कहते हैं और ये वाटर के लिए इम्परवियस होती क्योंकि यहाँ पर सुबरिन का डिपोजिशन होता है कैस्पेरिन स्ट्रिप के फॉर्म में। इसीलिए वाटर का जो मूवमेंट होता है वो अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक हो जाता है एंडोडर्मिस के अंदर। अब वाटर सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक मूवमेंट के द्वारा जाइलम में पहुंचता है और जाइलम में जो ट्रैकियड और वेसल है इनके द्वारा वाटर का मूवमेंट होता है। अब चूंकि ट्रैकियड और वेसल नॉन लिविंग कंड्यूट है इसलिए ये भी एपोप्लास्ट का पार्ट है। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर के एब्जॉर्प्शन के बारे में। देखिए, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट हेयर के द्वारा किया जाता प्योरली बाय डिफ्यूजन, यानी वाटर के एब्जॉर्प्शन में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जाइलम तक वाटर कैसे पहुंचेगा? दो पाथवे हैं, एक एपोप्लास्ट है, दूसरा सिम्प्लास्ट है। एपोप्लास्ट जो पाथवे है ये एडजेसेंट सेल वॉल का एक कंटिन्यूअस सिस्टम है एक्सेप्ट द कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ द एंडोडर्मिस। एपोप्लास्ट में वाटर का जो मूवमेंट होता है वो इंटरसेलुलर स्पेस और वॉल के थ्रू होता है और यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है बेटा ये मास फ्लो के द्वारा हो रहा है, यानी काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर मूवमेंट होता है। सिम्प्लास्ट की बात करें तो ये इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट का एक सिस्टम है जहां पर साइटोप्लाज्म के थ्रू मूवमेंट होता है और दो सेल के बीच का जो मूवमेंट होता है वो प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा होता है और ये स्लो मूवमेंट है। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, यानी वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है। किसके थ्रू? मेनली स्टोमेटा के थ्रू ये लॉस होता है। अब जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का इमीडिएट कॉज होता है ये है चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गॉड सेल। अब जो गॉड सेल की इनर वॉल होती है वो थिक और इलास्टिक होती है और जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है। साथ ही साथ जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल होते हैं बेटा इनका अरेंजमेंट भी आपको ध्यान रखना है। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल ओरिएंटेड होते हैं रेडियली, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गार्ड सेल लूज करती है टर्गर को ड्यू टू वाटर स्ट्रेस तो उस कंडीशन में जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है, यानी जब सेल गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती हैं तो स्टोमेटा क्लोज होता है और टर्जिट होने पर ओपन होता है। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मास फ्लो सिस्टम के बारे में। मास फ्लो सिस्टम की बात करें तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए यूज किया जाता है। अगर हम टिपिकल प्लांट सेल की बात करें तो उसका साइज 50 माइक्रोमीटर होता है और इतनी दूरी को तय करने में मॉलिक्यूल को करीब 2.5 सेकेंड का टाइम लगता है। अब जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बेटा वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा चलता है और इसके द्वारा वाटर, मिनरल, फूड का ट्रांसपोर्ट मास फ्लो या बल्क फ्लो सिस्टम के द्वारा होता है, यानी ज्यादा मात्रा में मूवमेंट होता है। अब जो बल्क फ्लो है ये अचीव किया जाता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा जैसे गार्डन होज एंड निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट जैसे सक्शन थ्रू द स्ट्रॉ। ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव वाले जो केसेस आपको दिए गए हैं बेटा दोनों केस आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। हेलो बडीज, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखिए, फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है जो कि एक डाइसैकेराइड है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज को बनाते हैं और डाइसैकेराइड के फॉर्म में ट्रांसलोकेशन होता है। अब फ्लोएम के थ्रू फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में होता है, जबकि जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी अपवर्ड होता है वाटर और मिनरल का। अब जो फ्लोएम सैप होता है वो मेनली वाटर और सुक्रोज होता है, जाइलम सैप वाटर और मिनरल होता है। लेकिन फ्लोएम सैप में वाटर और सुक्रोज के अलावा कुछ अदर शुगर भी होती हैं, हार्मोन भी होते हैं, अमीनो एसिड भी होती हैं और इनका ट्रांसलोकेशन भी फ्लोएम के द्वारा होता है। हेलो बडीज, आज हम यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल की बात करने वाले हैं। देखिए, ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो फोर्स क्रिएट होता है उससे जो वाटर का एसेंट होता है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो
ट्रांसपिरेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। 3 प्रॉपर्टी है, कोहेसन, एडहेशन, सरफेस टेंशन। कोहेसन मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, एडहेशन का मतलब अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेसेस। अब इन तीनों प्रॉपर्टी की वजह से वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है और हाई कैपिलरिटी मिलती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो पानी को ऊपर चढ़ने से रोकता है और हाई कैपिलरिटी जो पानी को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। अब ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा 130 मीटर से ऊंचे प्लांट में भी पानी को आसानी से चढ़ाया जा सकता है और जो कैपिलरिटी इसमें स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट भी हेल्पफुल होता है। हेलो ब्रिज, इस वीडियो में हम बात करेंगे मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में। ये एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब यहाँ पर सुक्रोज की अगर बात करें तो सुक्रोज सबसे पहले कॉम्पेनियन सेल के अंदर मूव करती है और वहां से ये लिविंग स्यू ट्यूब के अंदर जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। देखिए लोडिंग यहाँ पर एक्टिव है और जो अनलोडिंग है वो भी एक्टिव है। मिनरल में एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके हैं लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, लेकिन फूड में लोडिंग और अनलोडिंग दोनों ही प्रोसेस कैसे हैं, एक्टिव होते हैं। यहाँ पर ये फिगर भी आपको दिया गया है। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट, दिस इज द गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। अगर हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पर बार्क को रिमूव करते हैं अप टू द डेप्थ ऑफ फ्लोएम लेयर और इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा किया जाता है। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनरल के अपटेक के बारे में। देखिए प्लांट की जो मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है उसमें अगर कार्बन की आप बात करो और ज्यादातर ऑक्सीजन की बात करो तो CO2 से मिल जाता है। बाकी जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो प्लांट को वाटर से और मिनरल से मिलती हैं जो कि सॉइल से आता है। अब ज्यादातर मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिवली होता है, यानी एनर्जी खर्च करके होता है, लेकिन कुछ आयन का एब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है, यानी आयन का एब्जॉर्प्शन एक्टिव और पैसिव दोनों तरीकों से होता है। अब जो एंडोडर्मिस सेल होती हैं, एंडोडर्मल सेल में जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है वो कंट्रोल पॉइंट का काम करती हैं और ये क्वांटिटी और क्वालिटी को तय करती है कि कौन से आयन अंदर आने कौन से नहीं आने हैं। और साथ ही साथ ये जो एंडोडर्मिस की सेल है ये वन डायरेक्शन में ही आयन को ट्रांसपोर्ट होने देती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन के बारे में। देखिए जो ट्रांसलोकेशन मिनरल आयन का होता है वो वाटर की तरह ही होता है ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के थ्रू। अब यहाँ पर याद करना है कि कौन से एलिमेंट रेडली मोबिलाइज्ड होते हैं, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। और कैल्शियम जो होता है ये नॉट रिमोबिलाइज्ड होता है, यानी इमोबाइल एलिमेंट होता है। अब अगर हम जाइलम की एनालिसिस करें तो जो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है बेटा उसमें अगर आप देखें तो सम नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में होता है, लेकिन मच ऑफ नाइट्रोजन इज कैरीड इन ऑर्गेनिक फॉर्म सच एज अमीनो एसिड एंड द रिलेटेड कंपाउंड। इसी तरीके से स्मॉल अमाउंट में फास्फोरस और सल्फर का ट्रांसपोर्ट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नीट के लिए। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। देखिए बहुत लंबे समय तक साइंटिस्ट के सामने एक सवाल बना रहा कि पानी को पुश किया जाता है या पुल किया जाता है। ज्यादातर रिसर्च में यह पता चला कि वाटर को मेनली पुल किया जाता है। अब ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा जो वाटर है वो 15 मीटर पर आवर की रफ्तार से चढ़ सकता है। अब ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है इसको कहते हैं कोहेसन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल और इसी मॉडल के आधार पे एक्सप्लेन किया जाता है कि वाटर का अपवर्ड कंडक्शन कैसे होता है। प्लांट को जितना पानी मिलता है उसका 1% से कम पानी फोटोसिंथेसिस में और प्लांट की ग्रोथ में यूज होता है। बाकी 99% से ज्यादा पानी स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में लॉस कर दिया जाता है। तो वाटर का लॉस जो वेपर के फॉर्म में हो रहा है उसे ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं। अब ट्रांसपिरेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए पॉलीथीन बैग से अगर पेपर को कवर कर दें तो वाटर की ड्रॉपलेट नजर आती हैं। इसके अलावा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर भी यूज करते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करने पर अपना कलर चेंज कर लेता है। हेलो बड़ी, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कंप्रोमाइज के बारे में, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन के एक से ज्यादा पर्पज होते हैं। क्या क्या होता है? ट्रांसपिरेशन क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल जिससे वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपिरेशन सप्लाई करता है वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए। ये ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल को सॉइल से प्लांट के सभी पार्ट में। ट्रांसपिरेशन लीफ सरफेस को कूल करता है करीब 10 से 15 डिग्री बाय इवेपोरेटिव कूलिंग।
ये सेल के शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, सेल को टर्जिड रखता है। अब देखिए, अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो C4 प्लांट ट्वाइस एफिशिएंट होते हैं C3 प्लांट की तुलना में इन द टर्म्स ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी फोटोसिंथेसिस के टर्म में। और C4 प्लांट लूज करते हैं हाफ वाटर एज कंपेयर टू C3 प्लांट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन।